हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से कुछ बेहद ही खौफनाक कहानियाँ लेकर आ गया हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको अपने साथ घटा कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट मुझ तक पहुँचाना हो तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रहे इंस्टा आईडी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मुझे बता सकते हो। आपकी कहानी बताने में मुझे खुशी होगी। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी कहानियों की तरफ। आज की स्टोरीज लिखी हैं रीतू रजोलकर जी ने। आइए कहानियों की तरफ बढ़ते हैं। वो सब इस वक्त एक बस में सफ़र कर रही थी। वो सभी स्कूल की तरफ से जा रही पिकनिक पर जा रहे थे। सभी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो लोग एक प्राकृतिक स्थल पर पिकनिक के लिए जा रहे थे। गर्ल्स स्कूल की क्लास 12th की सारी लड़कियां और साथ में उनके टीचर्स। सर्दियों का मौसम था, जनवरी माह की सर्द मौसम पिकनिक के लिए सभी के लिए बहुत ज़्यादा रोमांचकारी था। सभी लोग सुबह के निकले हुए थे और दोपहर तक वहां पहुंचने वाले थे। तब तक टाइम पास के लिए कोई अंताक्षरी खेल रहा था तो कोई फोटोज़ निकालने में व्यस्त था तो कुछ बातें करने में ही। इन्हीं सब के बीच दो पक्की सहेलियां भी थी जो बातें कम और आपस में किसी न किसी बात पर नोक-झोंक ज़्यादा कर रही थी। यार तू भी ना कुछ भी बोलती रहती है, मैं नहीं मानती इन सब में। आजकल ऐसा कहीं नहीं होता, ठीक है ना। उनमें से एक बोली जिसका नाम अंजलि था। यार ये मानना नहीं मानना तेरे ऊपर है, तुझे नहीं मानना तो मत मान। मैंने सुना है कि हम जिस जगह जा रहे हैं वो हॉन्टेड है। कई भूत प्रेत आत्माएं छलावा, उस जगह पर कई लोगों ने इन सब चीज़ों को स्पॉट किया है। उसकी फ्रेंड प्रिया ने कहा, अच्छा तो जो लोग घूमने आते हैं उन्हें कभी दिखे क्या? ऐसा तो कोई नहीं है। अरे दिन में थोड़ी ना कुछ होता है, ये सब तो रात में होता है। तभी तो शाम होने के बाद भी उस जगह पर जाने की मनाही है। अंजलि खींच रही थी और वो बोली, छोड़ ना यार, तू भी ना क्या बातें लेकर बैठ गई। इतना बढ़िया मौसम है, हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं ना, फिर ये भूत प्रेत वाली बकवास कहाँ से आ गई? जैसा तू समझ, प्रिया बोलकर मुंह बना लेती है। कहने को तो दोनों सहेलियां थी, लेकिन उनकी सोच एक दूसरे से काफी विपरीत थी। जहां पर प्रिया थोड़ी गंभीर स्वभाव की लड़की थी, वहीं अंजलि चंचल और काफी बिंदास रहने वाली लड़की थी। फिर उसके लिए ऐसी बातों को मानना तो काफी ज्यादा दूर की बात थी, लेकिन दोनों में ही दोस्ती थी और वो भी काफी गहरी। इसीलिए ये सब उनके बीच आम बात थी। मौज मस्ती करते करते वो लोग अपने पिकनिक वाली जगह पर पहुंच गए। सभी लोग रेस्ट हाउस में ठहरे थे। ये व्यवस्था पहले ही की गई थी। करीब 3 दिन तक वो लोग वहां पर ठहरने वाले थे। रेस्ट हाउस में एक बड़ा सा हॉलनुमा कमरा था और वहीं पर सब लोग ठहरे थे। फ्रेश होकर सभी लोगों ने दोपहर का खाना खाया और बाद में घूमने के लिए बाहर निकल गए। दिन भर सभी ने खूब घूमा और फिर शाम को वापस रेस्ट हाउस में आ गए और आराम किया। किसी को वॉशरूम वगैरह जाना होता तो 2-3 लोग साथ में ग्रुप बनाकर ही जाते। टीचर्स ने सभी से कहा था कि ग्रुप बनाकर साथ रहें। अगले दिन भी सब जल्दी से नहा धोकर नाश्ता करके घूमने के लिए निकल पड़े। किला, झरने और कुछ पॉइंटेड प्लेस पर सभी ने जाकर खूब एंजॉय किया। तू तो बोल रही थी यहाँ भूत है ना, मिल गया तुझे? हंसी उड़ाते हुए अंजलि प्रिया से बोली, कहाँ ना रात में होते हैं, रात में भटकते हैं ये सब चीज़ें। देख सामने बोर्ड भी लगा हुआ है। इशारा करते हुए प्रिया बोली, चल छोड़ ना सब, देखना कितना मज़ा आ रहा है, कितना सुंदर है ना सब कुछ। कहते हुए दोनों सभी के साथ घूमने लगे। इसके बाद शाम हो गई और सभी वापस अपने रेस्ट हाउस में आकर आराम करने लगे। रेस्ट हाउस भी उसी प्राकृतिक सुंदरता के बीच में बसा हुआ था। कहने को तो उस जगह ढेर सारे लॉज, गेस्ट हाउस, रिजॉर्ट, बहुत कुछ था। जो टूरिस्ट घूमने आते थे वो सब लोग अपनी पसंद से अलग अलग स्थानों में रुकते थे। इन्हीं सब से वहाँ के लोगों की आमदनी भी हो जाती है। शाम हो गई थी और सभी लोग अपने रेस्ट हाउस में वापस आ गए थे। सभी को चाय बिस्किट खाने को मिले और कुछ मस्ती मजाक और बातें होने लगी। सभी ने रात का खाना खाया और खाते खाते सभी लोग आपस में गप्पे मारने लगे तो कोई अपने अनुभवों के बारे में बात कर रहा था। दिन भर के अनुभव साझा करने में भी कुछ लोग लगे हुए थे। टीचर ने सभी से पूछा, कैसा लग रहा है? सभी को मज़ा आ रहा है ना? हाँ,
सभी बच्चों ने उत्तर दिया। ये सुनकर टीचर से बड़े खुश हुए। फिर सारी लड़कियों को ये जानकारी दी गई कि अगले दिन वो कहाँ कहाँ घूमेंगे। उसके बाद कुछ देर में सभी ने बहुत बातें करी और उसके बाद सोने के लिए चले गए। रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे। अचानक से अंजलि की नींद खुली और उसे वॉशरूम जाना था। उसने अपने बाजू में सोती हुई प्रिया की तरफ देखा तो वो गहरी नींद में सो रही थी। फिर उसने बाकी लड़कियों की तरफ देखा तो सोचा जानने दो, खुद ही चली आती हूँ मैं। ऐसा सोचकर वो वॉशरूम की तरफ इतनी रात गए अकेले चली गई। वॉशरूम उनके रूम से थोड़ा दूर था। वो वहां पहुंच गई और फिर उसने बाथरूम का दरवाज़ा खोला और फ्रेश होने अंदर चली गई। सभी बाथरूम में छोटी छोटी सी खिड़कियां लगी हुई थी जिसमें ग्रिल भी नहीं लगी थी और वो सभी खुली हुई थी। अंजलि ने भी उस तरफ ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक से उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी। पहले तो वो थोड़ा सा चौंक गई कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन फिर भी उसने उतना ध्यान नहीं दिया। फिर वो उठने को हुई तभी अचानक से उसका ध्यान सामने खुली हुई उस छोटी सी खिड़की की तरफ चला गया। उसने महसूस किया कि यह आवाज़ खिड़की के बाहर से आ रही थी। इस वक्त बाहर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था और काफ़ी सन्नाटा भी था और वो उस रेस्ट हाउस का पीछे वाला भाग था जो कि जंगल जैसा ही लग रहा था। इस आवाज़ को महसूस करती हुई वो सामने देखने लगी। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। फिर वो मुड़ने को हुई कि उसका ध्यान गया कि सामने मानो कोई पेड़ को जोर जोर से हिला रहा है। तभी अचानक उसका ध्यान एक जगह गया और वहां पर उसने जो देखा उसकी वजह से उसकी घिघी बन गई। उसने देखा सामने करीब कुछ ही दूरी पर कोई काला सा लंबा साया खड़ा हुआ था। अंधेरे में उसकी आकृति कुछ ठीक से दिखाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी 2 लाल चमकती हुई आंखें दिखाई पड़ रही थी और वो हवा में तकरीबन 2 फुट ऊपर लटका हुआ प्रतीत हो रहा था। देखने पर वो किसी औरत की आकृति लग रही थी जो कि एकदम स्थिर खड़ी है, लेकिन वो बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से अपनी गर्दन दाएं बाएं मोड़ रही थी और अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी। उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, पर वो भी ठीक सामने ही देख रही थी, ऐसा महसूस हो रहा था। अचानक वो हवा में उड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और जैसे ही वो आगे आ रही थी, अंजलि अंदर तक कांप रही थी क्योंकि उसने ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था। आज उसने जो भी देखा ये सब देखकर वो अचानक से सुन्न पड़ गई थी और जोर से उसकी चीख निकल पड़ी। वो चीखी और लगातार चीखती रही, इतनी जोर से चीखी कि जो लोग सो रहे थे सभी जाग गए और उन्होंने देखा कि अंजलि रूम में नहीं है। उसकी आवाज़ का पीछा करते हुए सभी लोग बाहर आए और वॉशरूम की तरफ आने लगे। वहां जाकर सभी ने देखा कि अंजलि अभी भी बाथरूम के अंदर ही थी और जोर जोर से चिल्लाए जा रही थी, साथ ही साथ रो भी रही थी। ये देखकर सभी लोग घबरा गए। सभी लोग अंजलि को आवाज़ देने लगे। बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक था। उसे सभी लोगों ने कहा कि दरवाज़ा खोल दे, लेकिन वो इतनी ज़्यादा डरी और सहमी हुई थी कि उससे दरवाजे की कुंडी तक नहीं खुल पा रही थी। उसके हाथ थर थर काँप रहे थे। इतने में गेस्ट हाउस के कुछ स्टाफ भी वहां आ पहुंचे और उन्होंने भी उसे अंदर से कुंडी खोलने के लिए कहा, लेकिन वो इतनी ज़्यादा डर गई थी कि उससे नहीं हो पा रहा था। इसीलिए उनमें से एक ने अंजलि के बाथरूम के साइड वाले दूसरे बाथरूम के ऊपर से अंदर झांका। अंजलि अपनी जगह खड़ी खड़ी बस चिल्लाए जा रही थी। फिर वो उस जगह कूद गया और उसने अंदर से उसकी कुंडी खोल दी और उसे लेकर बाहर आ गया। कई रेस्ट हाउस में जो बाथरूम बने होते हैं उस पर ऊपर से छत नहीं होती और वो साइड से खुले होते हैं। उसी का सहारा लेकर वो अंदर कूद पाया था और अंजलि को बाहर ला पाया था। अंजलि जो कि अभी भी कांप रही थी, आंखों से लगातार आंसू निकले जा रहे थे और काफ़ी ज़्यादा डर उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था। कुछ बोलने की हालत में नहीं थी वो। सभी ने पूछा कि आखिर क्या हुआ, तो वो बस उस बाथरूम की खिड़की की तरफ इशारा कर रही थी। सभी ने जब उस तरफ देखा तो वहां पे किसी को कुछ नहीं दिखाई दिया। सभी लोग उसे लेकर रूम में चले गए। वो अभी भी बहुत डरी हुई थी और कुछ बताने की हालत में बिल्कुल नहीं थी। ऐसे ही रात बीत गई। देखते ही देखते सुबह भी हो गई।
पर अभी भी उसकी हालत खराब थी। वो अभी भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और उसे बुखार चढ़ने लग गया था। इसीलिए सारे टीचर्स को आगे की योजना रद्द करनी पड़ी और वो लोग उसी दिन वापस वहाँ से जाने के लिए निकल गए, क्योंकि अंजलि की जो हालत थी उसके लिए उसे घर ले आना ही सबको ठीक लगा। लोगों की बस स्कूल में आ चुकी थी। सभी के माता पिता अपने बच्चों को लेने आए थे, क्योंकि टीचर ने सभी के माता पिता को इन्फॉर्म कर दिया था कि वो लोग वापस आ रहे हैं। फिर उन्होंने कारण भी बताया कि एक स्टूडेंट की तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए वो लोग जल्दी आ गए। अंजलि के माता पिता भी उसे लेने के लिए आ गए थे। 2 दिन हो गए। अंजलि अपने घर पर थी और अभी भी वो ठीक से कुछ बता ना पाती। कुछ याद करके उसे वैसे ही रोना आ जाता। वो इस इंसिडेंट से काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। प्रिया भी उससे मिलने आई थी और उसने भी उससे पूछने की कोशिश करी, लेकिन वो बताने की हालत में नहीं थी। बोलती तो अटक जाती। अंजलि के पिता ने अपने घर के मंदिर में देवी माँ से प्रार्थना की और कुछ सिंदूर लेकर उसके माथे पर लगा दिया। माता का नाम लेते हुए उसके सिर पर अपना हाथ फिराया। उसे थोड़ा ठीक लगा, पर वो अभी भी भय में थी। 1 हफ्ते तक उसकी तबीयत खराब रही। उसके बाद से वो थोड़ी सी नॉर्मल हुई, बस थोड़ी ही। कुछ दिन बाद प्रिया फिर से उससे मिलने आई और उसने पूछा, क्या हुआ था यार, कुछ तो बता। तुझे पता था ना कि टीचर्स ने हमें अकेले जाने के लिए मना करा था, फिर भी तू उस दिन अकेले क्यों चली गई थी और वहाँ पर क्या हुआ था? वो थोड़ा डर गई उस दिन को याद करके और फिर थोड़ा सा संभल कर बोली, तुम सब सो रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अकेली चली आती हूँ। तू जानती है ना, मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी, इसीलिए मैं अकेले ही उतनी रात में वॉशरूम चली गई। लेकिन जब मैं बाथरूम में गई तो बाथरूम की खुली हुई खिड़की से मैंने देखा एक लंबा सा काला साया वहाँ एकदम स्थिर खड़ा था और उसकी लाल आंखें चमक रही थी। वो अपनी गर्दन बड़ी अजीब तरीके से दाएं बाएं घुमा रहा था। वो बड़े ही अजीब तरीके से आवाज़ें निकाल रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल मेरी खिड़की के सामने ही था। ऐसा लग रहा था मानो वो मुझे ही देख रहा हो। ये देख मुझे इतना डर लगा कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसी कारण मैं चिल्लाई थी। कहते हुए अंजलि के सामने सारा दृश्य तैर गया। उसके लिए ये सब अप्रत्याशित था जो उसने देखा था। उसकी बात सुनकर तो प्रिया भी डर गई थी। वो फिर भी बोली, ऐसा कहीं ना कहीं होता ही है। वही जगह नहीं बल्कि ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर कुछ अलग तरह की ऊर्जा होती है, लेकिन ये सभी रात के समय अपना काम करती हैं, क्योंकि ये लोग रात के अंधेरे में ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। इसीलिए तो ऐसी जगह पर शाम के बाद जाने की मनाही होती है। तुझे तो पता है ना, हम सब बाथरूम जाते या फिर हमें कहीं भी जाना होता तो साथ ही रहते। उस दिन इतनी रात को तू अकेली चली गई, नई जगह थी, तू कम से कम मुझे उठा देती। कहते हुए उसने अंजलि को गले लगा दिया और अंजलि रोने लगी और कहने लगी, मैं तो पहले सोचती थी कि ये तो बकवास बातें हैं, पर सच में आत्मा प्रेत होते हैं। ये मुझे उस दिन महसूस हुआ। हालांकि जिसको दिखता है उसे ही पता होता है, जैसा कि मुझे हुआ। सच में वो मंजर याद करके मुझे आज भी बहुत सारा डर लगता है। इस तरह अंजलि जैसी लड़की जो इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसका इन सब चीज़ों के प्रति नज़रिया ही बदल गया। उसे अपनी पिकनिक हमेशा याद रहेगी जहाँ उसके साथ ये घटना घटी। अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली कहानी की ओर। 18वीं सदी की वो कुर्सी काफ़ी मजबूत थी। उसमें की गई कारीगरी भी कमाल की थी, मानो जो उसे देखे मुग्ध हो जाए। इस वक्त वो एक आलीशान घर के कमरे में सजी हुई थी, जिसका मालिक शायद अभी अभी उसे किसी नीलामी से खरीद कर लाया था। उसे अपने ऊपर काफ़ी फक्र हो रहा था कि उसने इस चेयर को खरीद ही लिया, जिसे पाने के लिए कई लोग मचल रहे थे, और वो चेयर थी भी इतनी पुरानी, 18वीं सदी की। उस कुर्सी को लाए हुए उसे कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन मजाल कि उसमें उसे किसी को बैठने देता। वो कई दिन तक उसने उस कुर्सी को एक शोकेस के तौर पर ही सजा कर रखा। घर पर आने जाने वाले सभी को बड़े ही घमंड से दिखाता, ना किसी को बैठने देता ना खुद बैठता। उसे उस कुर्सी को निहारना बहुत पसंद था। एक दिन वो किसी काम से बाहर गया हुआ था
और उस वक्त उसका वो आलीशान घर पूरी तरीके से खाली था। इसी समय इस बात का फायदा उठाकर कुछ लोग उसके घर में घुस आए और अपनी चोरी का सामान तलाश करने लगे। तभी उन चोरों की नजर उस कुर्सी पर पड़ी और उसे देखकर वो चोर भी मुग्ध हो गए। उसे देखकर न जाने कैसे उनकी भी नीयत पलट गई। उस कुर्सी के बारे में उन्होंने काफी कुछ सुना था, सो उन्होंने पूरा मन बना लिया था कि इसे भी लेकर चलेंगे। जब वो लोग उस कुर्सी को उठाने लगे तो कुर्सी अपनी जगह से हिल भी नहीं रही थी। ये देखकर वो लोग थोड़ा हैरान तो हुए, पर फिर ये सोचकर कि शायद पुराने जमाने की है और भारी भी, उसे वहीं रहने दिया। और फिर उनमें से एक ने कहा, कुर्सी तो नहीं ले सकते, इसमें से कम बैठ के देखते हैं, देखे तो सही कैसा लगता है ऐसी कुर्सी में बैठकर। कहते हुए उनमें से एक उस कुर्सी पर बैठ गया। वो कुर्सी आगे पीछे होती थी। उसमें बैठते ही उसे काफी सुकून आने लगा और फिर वो अपनी आंखें मूंदने लगा। उसे उसके दोस्त ने अचानक से धक्का देकर उठाया और वो खुद भी उस कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर तक दोनों उस कुर्सी को निहारते रहे और बाद में कुछ और सामान चोरी करके वहां से चलते बने। जब उस घर का मालिक अपने घर आया तो उसने पाया कि उसके घर में चोरी हो गई थी। उसने इसकी शिकायत भी की थी और जल्दी ही उन चोरों का पता भी चल गया और बताया अनुसार पुलिस भी उस पते की ओर चल पड़ी जहां उन चोरों का अड्डा था। अब वो उनके घर के दरवाजे के एकदम करीब थे और जैसे ही पुलिस ने उन चोरों का घर का दरवाज़ा खोला तो सामने का जो नज़ारा था वो देखकर उस मकान मालिक के साथ साथ पुलिस भी हैरान थी। वो दोनों चोर जिन्होंने चोरी की थी इस वक्त फर्श पर मड़े हुए पड़े थे। बहुत अजीब तरीके से उनके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो गए थे, आंखें खुली हुई थी और मुंह भी खुला हुआ था। बड़े ही रहस्यमय परिस्थिति में वो दोनों मृत पाए गए थे। ये देखकर पुलिस को बहुत ही अजीब लगा और आसपास कुछ सुराग भी नहीं मिला, ना कोई कारण। खैर चोर थे, मामला जल्दी ही रफा दफा हो गया। काफी दिन तक वो कुर्सी उस घर की शान बढ़ाती रही और उस घर का मालिक भी बड़ा ही अकड़ के उस कुर्सी के लिए सभी को घमंड दिखाता। लेकिन फिर भी आखिर एक दिन उसने मन बना लिया कि वो उस कुर्सी पर बैठेगा और उसने किया भी ऐसा ही। बड़ा ही आनंद आया उसे और बैठे बैठे ही उसकी नींद लग गई। इस वक्त जोर जोर से घर की बेल बज रही थी लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। बाहर शायद उस व्यक्ति से मिलने कोई दोस्त आया था। जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो उसने फोन किया और फिर जब फोन भी किसी ने नहीं उठाया तो उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने सिक्योरिटी की मदद से दरवाजा तोड़ने का निश्चय किया। दरवाजा तोड़कर वो घर के अंदर आ गया और काफी छानबीन करने के बाद वो ऊपर के रूम की तरफ गया जो उसके दोस्त का रूम था। जैसे ही वो अंदर गया, अंदर का नज़ारा देखकर उसकी चीख निकल गई। उसका दोस्त नीचे ज़मीन पर अजीबोगरीब तरीके से पड़ा हुआ था और वो मर चुका था। उसकी आंखें खुली हुई थी और मुंह भी खुला हुआ था, लेकिन उसकी डेथ ऑलरेडी हो चुकी थी। उसके बाजू में वो कुर्सी रखी हुई थी। उसका दोस्त ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा चकित रह गया। कुछ दिन बाद वो कुर्सी उस घर में वैसी ही पड़ी रही। तब उसके दोस्त को एक बात मालूम पड़ी, कुछ दिन पहले चोर भी इस घर में आए थे और वो लोग भी कुछ इसी तरीके से मर गए थे। उसे इस बात की भनक लगी तो उसने थोड़ी छानबीन करने की ठानी, क्योंकि सभी की मौत लगभग एक ही तरीके से हुई थी। काफ़ी अजीब बात थी ये, इसीलिए उसने इसका कारण जानना चाहा। कारण जानते जानते उसे उस नई चेयर के बारे में पता चला जो कि उसका दोस्त कुछ महीने पहले ही अपने घर लेकर आया था। उसे थोड़ा सा अजीब लगा कि जब वो मरा हुआ था वो कुर्सी उसके बाजू में ही थी। इसीलिए उसने उस कुर्सी के बारे में पता लगाने का निश्चय किया और काफ़ी पता लगाने के बाद वो उस जगह पहुंचा जहां वो कुर्सी नीलाम करने के लिए रखी गई थी। वहां पर पता करके उसे मालूम पड़ा कि उस व्यक्ति ने भी उसे किसी जगह से खरीदा था, लेकिन उसके साथ काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ें होने लगी, इसीलिए उसने उसे बेच दिया। उसके उस दोस्त ने और पता लगाया तो उसे एक व्यक्ति के द्वारा पता चला कि उस कुर्सी का इतिहास काफ़ी पुराना है और जिसकी भी वो कुर्सी थी उसका घर जब उसके मरने के बाद काफ़ी सालों में बिकने लगा तो घर खरीदने वाले ने सबसे पहले इस कुर्सी को ही अपने पास रख लिया। तब से कुर्सी न जाने कितने लोगों के पास गुजरती हुई, कई लोगों के पास होती रही, तब जाकर उसके दोस्त के पास आई थी और फिर उसे मालूम पड़ा वो राज जिसे सुनकर वो सन्न रह गया।
उसे इस व्यक्ति ने बताया कि वो उस कुर्सी के बारे में काफ़ी कुछ जानता था, क्योंकि जो घर बिका हुआ था उस घर के एरिया के पास ही वो रहता था, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड एरिया है। उसने अपने दादाजी से उन सब कहानियों के बारे में सुन रखा था, जो बेबुनियाद बिल्कुल भी नहीं थी। उसी की तर्ज पर उसने उस दोस्त को सारी बात बतानी शुरू करी। ये कुर्सी 18वीं शताब्दी की है, जो कि कर्नल जिम मॉन्ड की थी। 1876 में जिम मॉन्ड उस समय भारत पर किसी पद पर अधीन थे। ये जो कुर्सी है वो उसी की थी। उसे एंटिक चीज़ों का काफ़ी शौक था। अपनी हर चीज़ वो अलग ही चाहता था, चाहे बेड हो या फिर कोई और चीज़, वो उसे कारीगरों से बनवाता। उसी में से एक थी कुर्सी जिसे उसने बनवाया था, लेकिन बाकी सबसे ज़्यादा उसे कुर्सी से काफ़ी ज़्यादा लगाव हो गया। इस कुर्सी में जो कारीगरी थी वो उसे इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि जिसने उस कुर्सी को बनाया था इसने उसे भी मार दिया, ताकि ऐसी कुर्सी वो किसी और के लिए ना बना सके। मानो वो किसी तरह के मानसिक विकार से ग्रसित था। बस अकेले कुर्सी पर वो दिन भर बैठा रहता। उस वजह से उसकी नौकरी भी छूट गई, क्योंकि उसे और कुछ सूझता ही नहीं था। काफ़ी हद तक वो एक मानसिक रोगी हो गया था और एक दिन उसी कुर्सी के ऊपर बैठे बैठे उसकी मौत हो गई। कहा जाता है कि वो मर चुका था, लेकिन उसकी आत्मा उस कुर्सी पर ही रह गई थी, जो उसे सबसे प्रिय थी। कई दिन वो कुर्सी ऐसे ही पड़ी रही, लेकिन इसके बाद सभी लोगों ने नोटिस करा कि जो भी उस कुर्सी पर बैठता था उसकी बहुत ही अजीब ढंग से मौत हो जाती थी। सबकी आंखें खुली रहती, मुंह खुले रहते और शरीर के हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते, जैसे काफी घुटन के साथ मारा गया हो। जब कुछ लोगों की मौत इस कुर्सी पर बैठने से हुई तो इन सब चीज़ों की जांच होने लगी। कुर्सी को चर्च ले जाया गया और फिर वहाँ काफ़ी निरीक्षण करने के बाद पता लगा कि उस कुर्सी में कर्नल की आत्मा बस चुकी है। इसीलिए जो भी उस पर बैठता है वो उन्हें मार देता है। वो उनके मन और मस्तिष्क को अनियंत्रित कर देता था और घुटन से उन्हें तड़पा देता था। इस कुर्सी का लोगों में एक डर बैठ गया था। काफ़ी टाइम तक ये एक एंटिक शॉप में पड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर सदियां बीत गईं। लोग भी इन सब बातों को भूल गए और आज घूम फिर कर इस कुर्सी ने वापस से लोगों की जान लेना शुरू कर दिया। ये सुनकर उस आदमी को, जिसने अपना दोस्त भी उसी कुर्सी की वजह से खोया था, वो वापस गया और वो उस कुर्सी को वापस चर्च लेकर चला गया। मालूम करने में पता चला कि अभी भी उस कुर्सी में नकारात्मक ऊर्जा का वास है। इसीलिए इसके बाद कुछ विधि विधान कर उस कुर्सी पर क्रिया की गई और बाद में उस कुर्सी को एक म्यूजियम में रखा गया, लेकिन नीचे नहीं, ऊपर लटका कर, ताकि लोग उसके बारे में जान तो सकें लेकिन बैठ ना सके, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी आखिरी कहानी की ओर। ये घटना हमें बताई है हमारे सब्सक्राइबर हरीश पटेल जी ने। आइए आगे की घटना को वैसे ही जानते हैं जैसा कि उन्होंने हमसे शेयर करी है। मेरा नाम हरीश पटेल है और जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ यह आज से 2 साल पहले की है। साल 2019 में मैं कई सारी सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहा था, इस उम्मीद से कि मुझे भी जॉब मिल जाएगी, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी मैं नाकाम रहा। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा, कब तक भाई तू ऐसे जगह जगह भटकता रहेगा और इस चक्कर में तू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। मेरी मान मेरे पापा के दोस्त बस ड्राइवर हैं और वो बोल रहे थे कि उन्हें एक अच्छे ड्राइवर की ज़रूरत है। अगर तू कहता है तो पापा से बात कर लूँगा। मैंने बोला ठीक है, मैं तुझे कल बताता हूँ। रात को मैंने अपने मम्मी पापा से इस बारे में बात करी तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि तेरी मर्ज़ी है बेटा, तुझे जो ठीक लगता है वो कर ले। ये बात मैंने सुबह नवीन को बताई। उसने अपने पापा से बात करके मुझे बस ड्राइवर का काम दिला दिया, लेकिन काम में मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता था। इसीलिए मैंने अपने दोस्त को भी फोर्स करा ताकि वो मेरे साथ ही काम करने लगे। इसी के साथ ही वो मेरे साथ सेकेंडरी ड्राइवर के तौर पे काम करने लगा। अब हम दोनों दोस्त बस चलाते थे और दिन में नवीन ड्राइव करता था और रात के समय मैं। हमारा सफ़र छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश का रहता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक रात को हम यूपी से लौट रहे थे। हाईवे एकदम सुनसान देखकर बस को मैं अच्छी खासी स्पीड पर चला रहा था। हम आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक से मुझे रोड पर एक काली सी परछाई दिखाई दी
उसे देखते के साथ ही मैंने जोर से ब्रेक मारे, जिस वजह से बस को एक जोरदार झटका लगा। नींद में सो रहे यात्री एकदम से उठे और मुझ पर भड़क पड़े। मैंने उनसे माफ़ी मांगी और उन्हें बताया कि मुझे लगा कि शायद हम किसी चीज़ से टकराने वाले हैं। सभी यात्री शांत हो गए और फिर नवीन ने आकर मुझसे पूछा, इतनी जोर से ब्रेक क्यों मारे थे? मैंने उसे बताया कि मुझे कुछ दिखा था। उसने कहा ठीक है, हम देखते हैं। इसके बाद हम दोनों बस से नीचे उतरकर देखने लगे तो हमें सब कुछ नॉर्मली दिखा। फिर नवीन बोला, तू थक गया होगा, ला मैं चला लेता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं ठीक हूँ, तू सुबह ड्राइव कर लेना। फिर मैं बस को एक बार फिर से अच्छी खासी स्पीड से आगे ले जाने लगा। मुझे लगा जो मेरे साथ हुआ था मेरा भ्रम होगा। यही सोचकर मैं बस को चलाए जा रहा था। थोड़ा आगे जाने पर रास्ते के साइड में मुझे एक लड़की दिखाई थी जो कि बस को रोकने का इशारा कर रही थी। बस ऑलरेडी फुल थी तो मैंने बस नहीं रोकी। मैंने उस लड़की के बारे में सोच रहा था कि इतनी रात को कोई लड़की सुनसान रास्ते पर क्या कर रही होगी। फिर कुछ देर बाद वही लड़की मुझे फिर से आगे दिखी। मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं था। मैंने नवीन को सारी बात बताई। उसने भी वही लड़की को एक बार फिर से देखा, एक बार और फिर 2 बार और फिर 3 बार। हम दोनों काफ़ी ज़्यादा डर गए कि हो ना हो ये कुछ गड़बड़ है, ये कुछ ना कुछ तो पैरानॉर्मल हो रहा है। इसके बाद जब मेरी नज़र गई बस के रियर व्यू मिरर में तो मैंने देखा कि वही लड़की बस के पीछे पीछे काफ़ी तेज़ स्पीड में भाग रही थी। ये देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने नवीन को बोला, तू भी देख जल्दी से। उसने भी पीछे का नज़ारा देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गया। हमारी तो जान ही निकले जा रही थी। हमने फिर से पलट कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। ये देखकर हमारी जान में जान आई। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद बस को एकदम से झटके लगने लगे और उसके बाद बस बंद पड़ गई। तभी कुछ बस के मुसाफिर एकदम से बोल पड़े कि क्या हो गया, गाड़ी क्यों रोक दी? हमने कहा कुछ नहीं, बस अपने आप बंद हो गई है, हम लोग देखते हैं, आप फिक्र मत करो। बस से बाहर आकर मैं और नवीन बस को चेक करने लगे। सब कुछ नॉर्मल था और डीजल भी ख़त्म नहीं हुआ था। हम सोचने लगे कि आखिर से क्या हो गया। मैं बस पे लात मारते हुए बोला, इसे भी अभी ख़राब होना था। हमने बस के चारों ओर देखा तो जंगल और पहाड़ के अलावा कुछ भी नहीं था। तभी एक यात्री बोला, कब तक ठीक होगी ये बस? हमने कहा जल्दी हो जाएगी, आप फिक्र मत करो, सो जाओ। जब हमने ये बात बताई तो उनमें से एक आदमी बोला, अब बस यहीं रुक रही है तो मैं आता हूँ थोड़ा टहल के। हमने उन्हें मना करा कि भाई अनजान जगह है। तो उसने कहा, समझो भाई इमरजेंसी है। हमने बोला ठीक है, जाओ आप। वो जाने लगा। और भी लोग बस से उतरने लगे तो मैंने बोला, आप सब कहाँ जा रहे हो? बस में रहो, क्या पता जंगली जानवर का खतरा हो। उसमें से एक ने कहा, भाई साहब बस को ठीक करो ना। नवीन बोला, बस पे ध्यान देते हैं हम, आखिर बस में प्रॉब्लम क्या है। हम दोनों चेक कर ही रहे थे कि अचानक जो आदमी झाड़ियों में गया था वो भागते हुए आया और कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक एक लड़की उसके सीने के आर पार हो गई। ये देखकर सब के सब इधर उधर भागने लगे और हम जोर से चिल्लाए कि बस के अंदर बैठो। सभी लोग बस के अंदर चढ़ गए, लेकिन एक आदमी बस के बाहर ही था। मैं बस के दरवाजे पे खड़े हो गया और उस आदमी को बुलाने लगा। जैसे ही वो आदमी बस के पास आने वाला था तभी एक साया एकदम तेजी से आता और उसे एकदम से मेरी आंखों के सामने से ही घसीटते हुए दूर झाड़ियों में लेके चला गया। सभी लोग जोर से चिल्लाने लगे कि आखिर वो चीज़ क्या है। मुझे लगा कि शायद वो कोई जानवर है, लेकिन सभी लोगों को कुछ और ही लग रहा था और आपस में सभी लोग भूत प्रेत जैसी चीज़ों की बात करने लगे। मैंने कहा, सभी के सभी खिड़की और दरवाजे बंद कर लो। सबने ऐसा ही किया। कुछ देर बाद एक बहुत ही भयानक चीज़ हुई। जो चीज़ मैं जानवर समझ रहा था वो एक तेजी से चमकने वाला साया था जो कि अब बस के गोल गोल घूम रहा था। उसका चेहरा देखकर हम सब काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, लेकिन एक बात जो सबसे ज़्यादा अजीब थी वो ये कि वो बस को छू नहीं रहा था, बस आसपास चक्कर लगा रहा था। फिर मैंने ध्यान दिया, आगे की तरफ से जब वो बस को छूने की कोशिश करता उस वक्त उसे एक जोरदार धक्का लगता और वो पीछे हो जाता। हमने देखा कि बस में हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई थी और गंगा जल भी। मुझे पता चल गया कि हम सब बस के अंदर ही सुरक्षित हैं। मैंने अपना फ़ोन चेक किया, लेकिन फ़ोन में कॉल करने के लिए नेटवर्क नहीं था। रात के 1 बज रहे थे।
मेरे ही फ़ोन में नहीं बल्कि आसपास किसी के भी फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। मैंने गंगा जल की बोतल खोली और पूरे बस में उसे छिड़कने लगा और बजरंग बली का नाम लेकर बस स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। और हैरानी की बात तो ये थी कि पहले इतनी कोशिश करने के बाद भी चालू ना होने वाली बस इस बार एक बार में चालू हो गई। फिर मैंने भी बस को टॉप गियर में डाला और काफ़ी तेज़ी से उस जगह से निकलने लगा। वो लड़की मुझे आगे भी दिखी और मुझे देखकर काफ़ी गंदे तरीके से वो हंस रही थी। मैंने रियरव्यू मिरर में देखा तो वही लड़की हमारे बस के पीछे भाग रही थी। मैंने मिरर से अपनी नज़र हटा दी ताकि मैं न डरूं और बस को जितना हो सके उतनी तेज़ी से भगाता रहा। उसके बाद आगे जाकर एक गांव दिखा जहां माता जी का जगराता हो रहा था। उसी जगह पर मैंने बस को रोक दिया और सभी के सभी बस से उतर गए और जगराते में शामिल हो गए। हम सबको घबराए देखकर एक बूढ़े आदमी ने हमसे पूछा, क्या आप कसडोल वाले रास्ते से आ रहे हो? फिर नवीन ने बोला, आपको कैसे पता? तो उसने बोला, आप लोगों की शक्ल से ही पता लग रहा है। हमने कहा, आप साफ साफ बोलिए ना, कहना क्या चाहते हो? उन्होंने बताया, 4 साल पहले एक लड़की को 4 लोगों ने उसके साथ गलत करके उसे जिंदा जला दिया था, तभी से वो जगह श्रापित है। फिर मैंने बोला, अगर ऐसा है तो हम तो काफ़ी बार आए हैं, इस बार ऐसा क्या हो गया? उन्होंने कहा कि आज काली चौदस की रात है। इस रात को काली शक्तियों की ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर क्या था, ये सब जानने के बाद तो हम सब लोग उसी जगह पर रुके रहे और सुबह होने के बाद ही अपनी मंजिल पर पहुंचे। नवीन बोला कि हरीश भाई, अब से मैं इस काम को छोड़ रहा हूँ, तुझे चलाना है तो चला ले। मैंने भी इसके बाद हमेशा के लिए अपने बस ड्राइविंग के काम को छोड़ दिया। उस रात जैसे तैसे करके हम बच गए थे, जिसका कारण थे केवल हमारे बजरंग बली, वरना मैं शायद आपको एक घटना बताने के लिए जिंदा ही ना होता। कहते हैं कि उस रास्ते में आज भी ऐसी घटना होती रहती है और वो आत्मा कई लोगों को दिखती और कई लोगों को मार भी देती है, लेकिन पुलिस प्रशासन हमेशा इस चीज़ को एक्सीडेंट का नाम दे देता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। ये सारी स्टोरीज आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।